शुभ प्रभात बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं क्लास 12th के आरोह हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2 के गद्य खंड का पाठ जो लिखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, जिसके 2 भाग हैं। पहला जाति प्रथा और श्रम विभाजन, दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में हमने पढ़ा था कि जातिवाद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो लेखक ने सभ्य समाज के लिए हानिकारक बताया। जो जाति पर आधारित श्रम का विभाजन होता है वो अस्वाभाविक और मानवता विरोधी है, सामाजिक भेदभाव को बढ़ाता है। और क्योंकि जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम का विभाजन होता है उसमें व्यक्ति की रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता और विवशता में अपनाए गए कार्य में व्यक्ति अपना 100% अपना 100% नहीं दे पाता, जिससे समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेकार होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लापरवाही में व्यक्ति कार्य करता है, आर्थिक विकास पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा था आदर्श नींव समाज की जो नींव है वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी होती है। और जो इसका दूसरा भाग था जिसमें उन्होंने कल्पना का आदर्श समाज उन्होंने बताया था कि वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। और वो 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि एक जो समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा होना चाहिए, तभी एक समाज जो है अच्छा बन सकता है। उसमें गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो सके। सबको संपर्क के साधन, अवसर मिलने चाहिए, यही लोकतंत्र है। और उसके साथ साथ उन्होंने समता शब्द का भी व्याख्या किया है कि समता जो है हमेशा से विवादित रहा है, पर समता का अर्थ क्या है, जिसमें मनुष्य की जो हम क्षमता है वो 3 चीज़ों पर उन्होंने आधारित बताई थी: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मनुष्य के जो अपने प्रयत्न है उसको उनकी पूरी छूट मिलनी चाहिए, जिसके अनुसार वो अपने सभी कार्य कर सके, क्योंकि 2 चीज़ों में मनुष्य कभी भी एक समान नहीं होता। इसके साथ ही अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। जो पहला प्रश्न है इसका वो हम देखते हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर जी ने क्या तर्क दिए हैं। तो इसके हम देखते हैं कि जाति प्रथा को जो उन्होंने श्रम विभाजन का रूप नहीं माना, उसके पीछे उन्होंने निम्न तर्क उनके हैं। जैसे नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन जो होता है वो मनुष्य की रुचि पर नहीं बल्कि उसके जन्म पर आधारित है। आज जो हमारे श्रम का विभाजन किया गया है वो मनुष्य के जन्म पर आधारित है। तो ये विभाजन अस्वाभाविक हुआ। मनुष्य कभी भी अपनी इच्छा के अनुरूप तो किसी परिवार में जन्म नहीं ले सकता। तो ये जो विभाजन हुआ ये भी अस्वाभाविक है। व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं की उपेक्षा की जाती है। नंबर 2 हो सकता है इसका कि व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 3 हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके माता पिता के जो सामाजिक उत्तराधिकार हैं कि बच्चे ने जिस परिवार में जन्म लिया है उनके माता पिता के जो सामाजिक स्तर हैं उसके आधार पर उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो उसे पेशा चुनने की कोई आज़ादी नहीं मिली। नंबर 4 व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने या चुनने की भी अनुमति नहीं होती। नंबर 5 संकट के समय भी जब व्यक्ति अपना व्यवसाय को बदलना चाहे तो भी उसे अनुमति नहीं होती, चाहे वो बेरोजगारी या भूखे मरने की ही नौबत क्यों ना आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं माना। दूसरा प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक प्रमुख कारण कैसे बनती रही है? क्या ये स्थिति आज भी है? तो हम देखते हैं कि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति के पेशे का दोषपूर्ण तरीके से पूर्व निर्धारण तो करती ही है, बल्कि उसके साथ साथ क्या करती है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में बांध देती है जो भले ही वो पेशा उसके लिए अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, चाहे वो उस पेशे से उसके अपने परिवार का भरण पोषण ना कर पाए, भूखे मरने की नौबत आ जाए, और तो भी उसे वो पेशा ही चुनना पड़ेगा। तो आधुनिक युग में भी ये स्थिति प्राय आती ही रहती है।
हालांकि स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी है, पर हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः अच्छी हो चुकी है, क्योंकि उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है और तकनीकी, उनमें निरंतर और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम कहें कि आज के समय में जब एक महामारी ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो भी अचानक से परिवर्तन आया है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि इन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो वो भुखमरी का शिकार हो जाएगा। तो यद्यपि भारतीय समाज जो है वो पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, एक भारतीय समाज ही ऐसा है जहाँ पर ये जाति प्रथा देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भुखमरी का शिकार हो जाएगा। और व्यक्ति अपने पैतृक पेशे की अपेक्षा चाहे किसी अन्य पेशे में पारंगत हो, पर उसे वो पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आज भी भारत की स्थिति पहले की अपेक्षा बदल रही है। सरकारी जो कानून है, सामाजिक सुधार और विश्व स्तर पर होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनके कारण आज जाति प्रथा के जो बंधन हैं वो समाप्त तो नहीं हुए, हम ये नहीं कह सकते पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं, परंतु कुछ लचीले बन गए हैं। आज लोग अपनी जाति से अलग कुछ पेशों को अख्तियार भी कर रहे हैं, अपना भी रहे हैं, और आज लोगों को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार साधन और अवसर दोनों उपलब्ध भी कराए जाते हैं। तो आज वर्तमान समय की हम देखें तो स्थिति पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी है। लेखक भीमराव अंबेडकर ने के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो दास्ता, उन्होंने क्या कहा है कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, सिर्फ कानून के अनुसार पराधीन होना, कानून की जंजीरों में जकड़े जाना, जेल की सलाखों के पीछे होना ही पराधीनता नहीं है, दास्ता नहीं है, बल्कि इसकी व्यापक परिभाषा है कि तो व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आज़ादी ना देना, उसे अपने मन के अनुकूल आचरण ना करने देना भी एक दास्ता है। और सामाजिक दास्ता वो स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा तय किए गए व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूरी में जब व्यक्ति दूसरों के द्वारा निर्धारित किए गए पेशे को अपनाता है, तो वो भी दास्ता ही कहलाता है। नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है वो है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में हमेशा ही जो है असमानता बनी रहेगी। कभी भी ना मनुष्य की वंश परंपरा एक हो सकती और ना उसके समाज के उत्तराधिकार एक हो सकते। समता को उन्होंने व्यवहार्य सिद्धांत मानने के पीछे ये तर्क दिया है कि ये दो चीज़ें तो मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, बल्कि मनुष्य के अपने हाथ में क्या है, उसके द्वारा किए गए अपने प्रयत्न समाज में सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सबको अपनी क्षमता को विकसित करने और अपनी रुचि के अनुरूप व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ये स्वतंत्रता उन्हें मिल जाएगी तो अपने आप ही व्यक्ति जो है अपने कार्य को सफल करके दिखाएंगे। राजनीतिज्ञों को भी, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत लाने की आवश्यकता रहती है, और यह वही व्यवहार्य सिद्धांत होता है जब सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, उन्हें समान अवसर दिए जाएं, उनमें मानसिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न ना हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो हम लेखक की इस बात से सहमत हैं
कि उन्होंने भावनात्मक समत्व की जो मानवीय दृष्टि है उसके तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। किसी भी समाज में भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है, भावनात्मक जो समानता है वो तभी आ सकती है जब सभी को समान भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जो भौतिक सुविधाएं, जो घर परिवार की जो सुविधाएं होती हैं वो सबको एक समान उपलब्ध हो। समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समता एक आवश्यक तत्व है। समानता नहीं होगी तब तक जाति प्रथा समाज से हमारे समाप्त नहीं हो सकती। और ये समता का मूल्यांकन तभी संभव होगा जब सबको समान अवसर मिलेंगे। गांव की पाठशाला और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों का सही मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो शैक्षिक स्तर हुआ वो अलग अलग है। एक गांव की पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा और एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों का हम एक जैसा मूल्यांकन तो नहीं कर सकते ना। तो अतः पहले समान अवसर मिले तभी सभी को समान भौतिक सुविधाएं मिले, उसके बाद जो भी श्रेष्ठ हो वही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाएगा। और इसके लिए एक स्वस्थ मानसिकता और खुले विचारों का होना परम आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से जो भ्रातृता है को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो क्या आप शब्द उचित समझेंगे? तो हम देखते हैं कि लेखक ने जो 3 तत्व बताए हैं वो क्या है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता अर्थात भाईचारा आदर्श समाज के आवश्यक तत्व बताए हैं। और लेखक ने इस लेख में अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया। हम भ्रातृता शब्द से सहमत नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जाति प्रथा की ही मात्र बात नहीं हो रही है, बल्कि समाज में स्त्रियों की बात नहीं की गई है। स्त्री फिर किसी भी वर्ग की क्यों ना हो, उसे लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता ही है। पूरे लेख में लेखक ने जाति प्रथा पर निशाना साधा है, लेकिन यहाँ पर स्त्रियों की बात नहीं की। भ्रातृत्व का जो अभिप्राय है वो है भाईचारा। तो भ्रातृत्व तत्व लेखक द्वारा आदर्श समाज की स्थापना हेतु बताए गए दूसरे तत्व समता के अर्थ में निहित है। अतः हम इसका दूसरा नाम जो है वो बंधुत्व रख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है, आम्बेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन ना होने की बात की है। उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनर्विचार कीजिए। गलता लोहा आपने क्लास 11th में कहानी पढ़ी थी जो कि जातिगत भेदभाव पर आधारित थी। तो हम देखते हैं कि गलता लोहा जो कहानी है वो बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डालती है। इसमें 2 बालक थे। मोहन जो था वो ब्राह्मण वर्ग का कुशाग्र बुद्धि का बालक था और धनराम शिल्पकार वर्ग का मंदबुद्धि बालक था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो थे वो धनराम को शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं मानते। वो मान लेते हैं कि लोहार का बेटा होने के कारण शिक्षा उसके लिए नहीं बनी है और धनराम के मन में ये बात बिठा भी देते हैं। उसे अपनी लोहार जाति का होने के कारण शिक्षा के स्थान पर लोहार के कार्य को ही अपनाना पड़ता है और यही सख्त व्यवहार धनराम को शिक्षित नहीं बनने देता। वो उसको कह देते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। तो वो जो है शिक्षित नहीं बन पाता। वो अपना जो पैतृक व्यवसाय था वो उसी को अख्तियार कर लेता है, उसी को अपना लेता है। तो अम्बेडकर जी ने भी यही बात कही है। यदि धनराम पर ध्यान दिया जाता तो वो अपने पैतृक व्यवसाय से बाहर आ सकता था। इस तरह वो दूसरा व्यवसाय भी कर सकता था। और मोहन जो कि ब्राह्मण वर्ग का था वो परिस्थितिवश लोहार का कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। उसके बाद प्रश्न है, कार्य कुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो हम देखते हैं कार्य कुशलता पर जाति प्रथा का जो प्रभाव पड़ता है वो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक चित्रकार का बेटा अच्छा चित्रकार बने, एक व्यापारी का बेटा अच्छा व्यापारी बने, एक अच्छा डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर बने। हम ये नहीं कह सकते। हर व्यक्ति की अपनी जो जन्मजात योग्यता होती है, वो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है।
एक व्यापारी का बेटा एक अच्छा चित्रकार बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा एक अच्छा कलाकार बन सकता है, एक व्यवसायी का बेटा चित्रकार। तो ये सब क्या है, हमें अधिकार होना चाहिए कि व्यक्ति को उसकी कार्य कुशलता के आधार पर पेशे चुनने का अधिकार हो, ना कि जाति प्रथा के आधार पर किसी मनुष्य को पेशा निर्धारित किया जाए। मनुष्य की जाति के अनुरूप उसे पेशा अपनाने के लिए बाधित ना किया जाए। जाति प्रथा से व्यक्ति की कार्य क्षमता भंगु हो जाती है, वो मतलब वहीं पर रुक जाती है। जाति प्रथा ने लंबे समय तक लोगों का शोषण ही नहीं किया, बल्कि उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का भी गला घोटा है, जो उचित नहीं है। उसके बाद के जो प्रश्न है कि अंबेडकर जी की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी, तो ये हम देखते हैं कि ये बच्चों को स्वयं ही करने हैं। ये सिर्फ आपके जो है लिखने के लिए प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दोनों प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने इस कहानी में देखा कि जो 3 तत्व उन्होंने अनिवार्य बताए वो मुख्यतः क्या थे। वो थे हमारे सबसे मुख्य उन्होंने बताया जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। और इसके साथ ही कोई भी समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, ताकि जो भी परिवर्तन किए जाएं, चाहे वो सामाजिक कानून में हो या सामाजिक अधिकारों में, वो तुरंत प्रसारित होनी चाहिए। लचीलापन उसमें होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा, व्यवसाय चुनने की सबको छूट होनी चाहिए। सबको संपर्क के साधन और अवसर मिलने चाहिए, जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। और जो समता शब्द है, समता भी जो मनुष्य के अपने प्रयत्न है उनके आधार पर मनुष्य को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कि वो अपने प्रयास जो करे उसको छूट मिले, क्योंकि 2 चीज़ों में मनुष्य कभी भी एक समान नहीं हो सकते, वो है शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार। तो इस तरीके से जातिवाद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उन चीज़ों से हमारा आर्थिक विकास, हमारी समाज की बेरोज़गारी ये बढ़ती जाती है। और एक राजनीतिज्ञ को भी अपने व्यवहार में कुशलता लानी चाहिए, ताकि वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान मान सके। तो ये थे हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर, और इसके साथ ही जो इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उसका PDF मैं आपके स्कूल के ऐप पर अपलोड कर दूँगी। वो आप ज़रूर लिखेंगे। इन प्रश्नों के साथ साथ उनको पढ़ना भी अति आवश्यक है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जबकि ये आपके सिर्फ NCERT के सॉल्यूशंस हैं। तो जो हमारे 12th के जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो हमारी पुस्तक के बाहर से जो है चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसका PDF मैं आपके स्कूल के ऐप पर अपलोड कर दूँगी। तो वो आप ज़रूर लिखें उन्हें अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में वो लिखने हैं, और अपना वर्क कंप्लीट करें। तो आशा है आपका ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारे गद्य खंड का जो पाठ है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।